So welcome back students. We are continuing with natural vegetation in India. This is second clip and we'll continue from where we had left yesterday. So today we are going to discuss about the tropical desert forest. As you can see in your screen, a vast expanse of semi-arid region where they are very stunted, short growing trees. So the areas which are having less rainfall less than 70 centimeters, they support this type of vegetation, that is the desert type of a vegetation or tropical dry deserts. Due to lack of moisture, the trees here, they grow, they have very small leaves, they support thorns. Instead of leaves, they have thorns and spikes. The common species that we find here, we might find babool as a very common tree. Acacia, kikkar and wild palms are the very common trees here. Acacia is again somewhat a tree which is used for tanning leather, giving colors. Kikkar tree also is very useful for tanning, for malaria, for tanning leather, for malaria, for curing fevers and bleedings, all these things. Okay, so the main features of these trees here are that the trees are scattered and have long plants roots penetrating deep into the soil and spreading in a radial pattern in search of water. तो जितना हमें उसकी छाया दिखती है पेड़ की, यानी जहाँ तक कि उसके पत्ते फैले हुए हैं, उससे ज़्यादा इन पेड़ों के जड़ जो है वो फैले हुए होते हैं. हाँ, सो द रूट्स दे गो डीप इनटू द सॉइल एंड दे स्प्रेड इन अ रेडियल पैटर्न, लाइक अ रेडियल ऑफ अ साइकिल के जो स्पोक्स होते हैं ना, उसी प्रकार में रेडियस बनाकर वो हर तरफ, हर दिशा में जाते हैं, जहाँ कहीं से भी उनको मॉइस्चर मिल जाए. लीव्स आर स्मॉल एंड थिक टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर. तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है? पत्ते जो है बहुत छोटे छोटे होते हैं और मोटे होते हैं कि ताकि जो मॉइस्चर का जो इवेपोरेट होता है, अगर ब्रॉड लीफ रहेंगे तो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, मॉइस्चर जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा. तो मॉइस्चर को इवेपोरेट नहीं करने के लिए ट्रीज़ ने अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से ढाल लिया है, मॉडिफाई कर लिया है. लीव्स को छोटे बना लिए, यानी कंपाउंड लीव्स बना लिए और मोटे लीव्स बनाए हैं कि ताकि कम से कम इवेपोरेशन हो जाए. तो where do you find such type of forest in India? We will find such type of forest in India in Rajasthan, Gujarat, parts of Punjab, Haryana and the dry parts of Madhya Pradesh and of the Deccan Plateau. The rain shadow area of the Western Ghats also have this type of vegetation. Babool leaves, bark, pods and the gum have medicinal virtues. तो देखो, पेड़ जो होता है इन्हें कुछ वेस्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ इन पेड़ों की उपयोग होते हैं, यूज़ होते हैं. हमें सिर्फ पता होता है कि किस प्रकार से इसको यूज़ किया जाए. तो बबूल प्लांट इज़ अ वेरी यूज़फुल प्लांट विथ रिगार्ड्स टू आयुर्वेदिक मेडिसिन्स. तो बबूल के पत्ते होते हैं, जो उसकी जो छाल होती है और उसमें जो पॉड्स उगते हैं, जो फल उगते हैं और उसका जो गम जो निकलता है, गोंद जो निकलता है, इस सब में जो है मेडिसिनल वैल्यूज़ है, कुछ ना कुछ काम में आते हैं. फॉर एग्जांपल द लीव्स एंड द बार्क्स आर यूजफुल इन अरेस्टिंग सिक्रीशन और ब्लीडिंग. अगर जख्म लगा है, चोट लगी है, घाव भर नहीं रहा, उसमें से पस निकल रहा है, खून निकल रहा है, तो बबूल के पत्ते और बबूल का जो छाल जो होता है उसको एक पेस्ट बनाकर जख्म पर लगा दिए, पट्टी बांध दिए, तो आपका खून जो है वो बहना बंद हो जाएगा, आपके जो पस वगैरह जो निकल रहा है वो भी ठीक हो जाएंगे. सो द पॉड्स, द लीव्स एंड द barks आर यूजफुल इन अरेस्टिंग सिक्रीशन और ब्लीडिंग. द पॉड्स हेल्प रिमूव कैटरल मैटर. तो पॉड्स जो है वो आँखों के रोशनी के काम में आता है. अगर जैसे मोतियाबिंदी होती है, तो जिसे मोतियाबिंदी होती है तो इसका कुछ मेडिसिन बनाकर उसको आँखों में लगाने से जो कैटल मैटर है, जो मोती बिंदु जो आता है, वो भी आपकी सफाई कर सकता है. द गम allays any irritation of the skin and soothes the inflamed membranes
of the pharynx, alimentary canal, and genitourinary organs. The bark of babul trees is useful in treatment of eczemas. Date palm is harvested for its edible fruits. तो इसके जो बार्क जो होते हैं, यानी देखो कितने सारे यूजेस है इस बबूल के पेड़ के. सो मैंने ये तो किक्कर है, दिस इज़ द बबूल ट्री. सो बबूल और किक्कर में फ़र्क देखो. हाँ, किक्कर जो है वो ज़मीन से ही स्प्रेड हो जाता है, कांटे का पेड़ है, और ये है बबूल का पेड़. बबूल का पेड़ देखो किस प्रकार से ऊंचा होकर थोड़ा सा फैलता है, लेकिन किक्कर जो है वो ज़मीन से ही फैल जाता है. दोनों दिखने में लगभग एक जैसे होते हैं, दोनों के पॉट्स भी एक जैसे होते हैं. तो हम बबूल की बात कर रहे हैं. तो बबूल जो है ये जो उसमें से जो गोंद निकलता है, उस गोंद से अगर हमारे कोई स्किन इरिटेशन होता है, स्किन में कोई स्किन डिजीज़ हो जाती है, तो उसको वो ठीक करता है. कहीं इन्फ्लेमेशन आ गया, कहीं खुजली हो रही है, कहीं लाल हो गया उसका रंग, इन्फ्लेम्ड हो गया, उससे भी वो ठीक कर लेता है. हाँ, और ऐसे कई मेडिसिनल यूज़ में बबूल के पेड़ आते हैं. डेट पाम जो होते हैं तो जानते हैं आप, खजूर के जो पाम्स होते हैं वो तो आपको इट इज़ यूज़फुल फॉर ईटिंग डेट्स. खजूर, उसमें जो खजूर जो निकलता है, डेट्स हम जो खाते हैं वो काम में आते हैं. यह है किक्कर. द bark and seed of किक्कर आर द सोर्स ऑफ टैनिन. टैनिन वो पदार्थ है जिससे लेदर को कलर देते हैं. लेदर शूज़, लेदर वॉलेट्स, लेदर पर्सेस, लेदर बेल्ट्स, इसमें जो पॉलिश देने का, जो रंग देने का जो काम रहता है, वो किक्कर से जो निकलता टैनिन है उससे बनता है. द वेरियस पार्ट्स ऑफ किक्कर आर यूजफुल इन डायरिया. द लीव्स एंड द barks आर यूजफुल इन अरेस्टिंग सिक्रेशन और ब्लीडिंग like babul. The pods help remove catarrhal matter and the phlegm from the bronchial tubes. It is widely used for firework and timber. It is introduced and cultivated for erosion and fuel wood. Flowers are used for ornamental purposes. Leaves serve as fodder for goats, also used in fencing and hedges. Its wood is used for the paper production. It is also sometimes used as the gum. So again, the kikkar plant also is very useful for various purposes, especially for firewood, fuel for firewood, timber, जो लकड़ी जलाने के लिए, इससे कुछ छोटे मोटे चीज़ बनाने के लिए हाँ ये काम में आता है. और फ्लावर्स जो है वो ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए आता है. गोट्स, बकरी को खाने के लिए, खिलाने के लिए. और गांव में इससे फेंसिंग बनाते हैं, हेजेस बनाते हैं. हाँ, और वही जो बाकी सब जो यूजेस जो है वो बबूल के जो यूजेस है, इसी में भी मेडिसिनल यूज़ इसका काम में ये आता है. फिर डेट पाम्स. डेट पाम इज़ हार्वेस्टेड फॉर द एडिबल फ्रूट्स. देखो कितने सारे ये डेट से लदे हुए जो हम डेट्स खाते हैं, खजूर जो खाते हैं वो है ये. पाम ऑयल इज़ एन एडिबल वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑयल पाम्स. पाम सैप इज समटाइम्स फर्मेंटेड टू प्रोड्यूस palm wine or toddy, an alcohol beverage. Coir is also a coarse water resistant fiber extracted from the outer shell of the coconuts. Coconut palms की बात कर रहे हैं यहाँ पे. Used in doormats, brushes, mattresses and ropes. Some indigenous groups living in palm rich areas use palm to make many of their necessary items and food. तो ये palms के काफ़ी uses यहाँ पर बताए हैं. ठीक है. सो अब ये किस प्रकार से जो कोरिलेशन है, कोरिलेशन ऑफ द डेजर्ट एंड द प्लांट्स फाउंड देयर. डेजर्ट और जो प्लांट्स वहाँ पे जो मिलते हैं उसके कोरिलेशन की हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो डेजर्ट में पानी कम है तो किस प्रकार से पेड़ जो है अपने आप को ऐसे एनवायरनमेंट में ढा लेता है. द प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट हैबिटेट एरिया हैव अडेप्टेड टू इट्स ड्राई हॉट एक्सट्रीम by using both physical and behavioral mechanism. Plants that have adapted by altering their physical structures are called xerophytes. Xerophytes such as cacti usually have special ways of storing and conserving water. They have few or no leaves, which reduces water loss. Most of the plants have adapted to the living in the desert by growing very long roots, allowing them to get their moisture deep within the earth at or near the water table.
perennial plants which live for years and annual plants which live one season also have behavioral adoption. तो यहाँ पर ऐसे कुछ पेड़ है जो कई साल तक का जीते हैं, उनको पेरेनियल प्लांट्स कहते हैं, और सीजनल प्लांट्स भी होते हैं यहाँ पर, पेरेनियल एज वेल एज एनुअल्स बोलते हैं. तो पेरेनियल सर्वाइव बाय रिमेनिंग डॉर्मेंट ड्यूरिंग द ड्राई पीरियड एंड कम टू लाइफ व्हेन वाटर इज अवेलेबल. डॉर्मेंट मतलब वो सो जाते हैं, वो घास की तरह. घास कैसा होता है, जब गर्मी आती है तो घास सूख जाता है, लेकिन बारिश आती है तो घास वापस से जी उठता है. वैसे ऐसे बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं जो पेरेनियल होते हैं. एनुअल्स जर्मिनेट आफ्टर हैवी रेन एंड कंप्लीट देयर रिप्रोडक्टिव साइकिल क्विकली. दे ब्लूम फॉर अ फ्यू वीक्स इन स्प्रिंग. देयर सीड्स रिमेन डॉर्मेंट इन द सॉइल अंटिल द नेक्स्ट ईयर्स रेन. तो इस प्रकार से प्लांट्स यहाँ पर डेजर्ट में अपने आप को ढा लेते हैं और सर्वाइव करते हैं. लिटोरियल फॉरेस्ट, इसके कई और भी नाम है. लिटोरियल है, मैनग्रोव है, टाइडल फॉरेस्ट है ना, बंगाल में सुंदरबंस है. तो ये अलग अलग नाम से सवाल पूछे जा सकते हैं. लिटोरियल फॉरेस्ट, these forests occur in and around the deltas, estuaries and creeks prone to tidal influences and as such are also known as delta or swampy forest. डेल्टा फॉरेस्ट भी इसका नाम कहलाया जाता है, स्वैम्पी भी कहलाया जाता है, क्योंकि ये स्वाम्प्स में यानी ड्राई वेट रीजन्स में मिलते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा पानी होता है. दलदली इलाका जो उसको स्वैम्प कहते हैं. जो दलदली इलाका, जैसे हम यहाँ पर देख ही रहे हैं ना, कितना सारा पानी है, और इस पानी के पास में ये जो गीला गीला जो दलदल इलाका है वहाँ पर ये उगते हैं. तो इसकी खासियत देखो किस प्रकार से. इसके जो रूट्स है, ये जो है जड़ है इसके, ये जड़ जो है वो ज़मीन के ऊपर, पानी के ऊपर है. पानी को आने जाने के लिए ये पानी यहाँ तक का भर जाएगा हाई टाइड में, और पानी नीचे आ जाएगा लो टाइड में. तो हाई टाइड लो टाइड में जो पानी का जो फेर बदल होते रहता है, इसलिए ये प्लांट्स क्या करते हैं, अपने आप को मॉडिफाई किया है कि ताकि रूट्स डिस्टर्ब ना हो जाए, वो गिर ना जाए. So, these forests occur in and around the deltas, estuaries and creeks prone to tidal influences and as such are also known as delta or swampy forest. While littoral forests occur at several places along the coast, swampy forests are confined to the deltas of the Ganga, the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri. तो मैक्सिमम जो ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पर आपको स्वैम्पी फॉरेस्ट मिलेंगे. जो बड़े बड़े नदियां हैं, जो बड़े नदियां जो है जाके बे ऑफ बंगाल में जो समा जाते हैं, बे ऑफ बंगाल से लगकर ये फॉरेस्ट आपको स्वैम्पी फॉरेस्ट मिलेंगे. द मोस्ट peculiar feature of these forests is that they can survive and grow both in fresh as well as brackish water. brackish मतलब salty. तो ये ऐसे पेड़ है जो ताज़ा पानी में भी सर्वाइव कर लेंगे और नमकीन पानी में भी, खारा पानी में भी सर्वाइव कर लेंगे, क्योंकि ये नदी किनारे, समुंदर किनारे वाली जो नदी होती है उसी में ये पाए जाते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्री इज़ द सुंदरी ट्री, आफ्टर विच द सुंदरबंस आर नेम्ड. ये है सुंदरबंस. तो यहाँ पर जो ट्रीज़ जो पाए जाते हैं वो सुंदरी ट्रीज़ हैं. तो सुंदरी ट्रीज़, इतने सारे सुंदरी ट्रीज़ है कि इस जंगल को बंगाली में, वेस्ट बंगाल में पाया जाता ना, तो इसलिए बंगाल वाले इसको सुंदरबंस के नाम से प्रसिद्ध करते हैं, इसको जानते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्री इज़ द सुंदरी ट्री, आफ्टर विच द सुंदरबंस आर नेम्ड. इट प्रोवाइड्स हार्ड एंड ड्यूरेबल टिम्बर विच इज़ यूज्ड for construction and building purposes as well as for making boats. So the use of sundari trees है ना, तो it is used for making construction of buildings or houses or huts and also for construction of boats. ships में नहीं, boats में use करते हैं इसको. The important species found in these forests are sundari, नीपा, अमूर, भारा, स्क्रूपाइंस, केन्स एंड पाम्स एसेट्रा. तो ये अलग अलग वेराइटीज़ है. ये गुर्जन ट्री भी जो है, गुर्जन भी एक वैरायटी है जो यहाँ पर लिटोरियल फॉरेस्ट में, स्वैम्पी फॉरेस्ट में आपको मिलेंगे. ये है केन्स, जिससे चेयर्स वगैरह बनते हैं ना, बैम्बू चेयर्स, केन चेयर्स जो बनते हैं वो है ये. ठीक है. फिर अब कोरिलेशन, किस प्रकार से ये फॉरेस्ट भी अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से कोरिलेट कर लेते हैं. मैनग्रोव,
generally are trees and shrubs that grow in saline, brackish coastal habitats in the tropics and subtropics. Mangroves can live in the most inundated areas. Inundated मतलब जो पानी से भरा हुआ है. तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो मिलेगा आपको, लिटोरियल फॉरेस्ट जो मिलेगा, ये श्रब्स है, ट्रीज़ और श्रब्स है जो सलाइन वाटर, सॉल्टी वाटर में उगते हैं, कोस्टल के आसपास, कोस्ट के आसपास में उगते हैं. Mangroves can live in the most inundated areas, prop themselves up above the water level with stilted roots. Stilt मतलब बैम्बू, जो ज़मीन से ऊपर, उसको stilts कहते हैं. Stilt roots and can then take in air through pores in their bark. तो इनके बार्क में जो है, बार्क यानी जो तनहा है, जो उसका तना, उसमें पोर्स होते हैं, उसमें से वो हवा सोख लेते हैं. Prop roots system allow mangroves to take up gases directly from the atmosphere and various other nutrients like iron from the soil, and gases are quite often stored directly inside the roots and processed even when the roots are submerged during high tide. तो किस प्रकार से ये देखो ब्रीथ करते हैं. These are breathing trees. ये जब पानी के ऊपर जब जड़ रहता है, जब पानी जड़ तक का नहीं भरता, तो ये हवा सोख लेते हैं, नाइट्रोजन सोख लेते हैं, और जब पानी से ये भर जाते हैं तो ये नाइट्रोजन अपने पेड़ों को पहुंचाते रहते हैं. तो दे एक्ट लाइक लंग्स फॉर द ट्रीज. नेक्स्ट है माउंटेन वेजिटेशन. जैसा नाम बता रहा है माउंटेन, तो ये माउंटेनस रीजन में आपको मिलते हैं. द हिमालयाज हैज़ अ नेचुरल कवर of vegetation ranging from subtropical forest to subarctic forest. यहाँ पे ट्रॉपिकल से लेकर आर्कटिक. ट्रॉपिकल्स मतलब जो हम ट्रॉपिक्स में देखें, ट्रॉपिकल डेसिडियस, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ये ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं. और आर्कटिक मतलब कोल्ड रीजन में. तो माउंटेन में आपको एक मिक्स्ड प्रकार का जंगल मिलेगा. फुट हिल्स पे आपको डेसिडियस मिल जाएंगे, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो एवरग्रीन ट्रीज़ मिलेंगे, और ऊपर जाएंगे तो फिर और भी अलग प्रकार के पाइन ट्रीज़ मिलेंगे. तो इस प्रकार से 3 अलग अलग प्रकार के जंगल माउंटेन्स में अपने को दिखाई देते हैं. द हिमालय हैज़ अ नेचुरल कवर ऑफ वेजिटेशन रेंजिंग फ्रॉम सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट टू सब आर्टिक. द क्लाइमेटिक कंडीशंस हियर चेंज विद एल्टीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द स्लोप इन रिलेशन टू द सन. देखो, द क्लाइमेटिक कंडीशंस हियर चेंज विद एल्टीट्यूड. जैसे जैसे हम ऊँचे जाएंगे तो टेम्परेचर नीचे गिरते जाता है. फॉर एग्जाम्पल, विथ द एसेंट ऑफ एवरी 1000 मीटर्स देयर इज अ ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर बाय 6 डिग्री सेंटीग्रेड. हाँ, तो अगर हम 1000 मीटर 1000 मीटर ऊंचाई पे जाते हैं तो टेम्परेचर 6 डिग्री से नीचे आ जाता है. तो वेजिटेशन भी हाइट के हिसाब से, और माउंटेन के फेसिंग, माउंटेन के साइड फेस कर रहा है, वो ईस्ट फेसिंग है या नॉर्थ फेसिंग है. ईस्ट फेसिंग है तो सन ज़्यादा मिलेगा, ईस्ट और वेस्ट में सन मिलता है, और नॉर्थ और साउथ में सन नहीं मिलता है. सो इन द हिमालयाज रीजन द नॉर्दर्न स्लोप यूजुअली रिसीव द सन रेज ओनली फॉर अ फ्यू आवर्स ड्यूरिंग द डे एट अ लो एंगल. इन कॉन्ट्रास्ट द सदर्न स्लोप रिसीव्स कंपेरेटिवली वर्टिकल रेज ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द डेज. As a result, the southern slope being warmer fall in the area of greater evaporation. Consequently, the vegetation is up to higher altitude on the southern slope than on the northern slopes. तो नॉर्थ और साउथ, तो सदर्न हेमिस्फीयर जो, क्योंकि जो इक्वेटर की तरफ है, सदर्न हेमिस्फीयर इंडिया में जो सदर्न हेमिस्फीयर है, तो ये इक्वेटर की तरफ आता है. माउंटेन्स जो है, हिमालय माउंटेन्स जो है, तो सदर्न स्लोप में आपको ज़्यादा वेजिटेशन मिलेंगे, ज़्यादा ट्रीज़ मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट जो है ज़्यादा देर तक की गिरती है. वेराज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में काफ़ी कम समय के लिए स्लांटिंग रेज मिलती है. सदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट परपेंडिकुलर रेज के बराबर मिलती है यहाँ पर. द एल्टीट्यूड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कंट्रोलिंग द टाइप ऑफ वेजिटेशन इन दिस माउंटेनस रीजन. वेजिटेशन इन द फुटहिल zone is similar to that found in the neighboring plains. The tropical deciduous forests are therefore the natural vegetation of the foothill zones. तो आपको फुटहिल्स पे, तो फुटहिल्स पे आपको डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलेंगे. हाँ, जो ये देखो, ये डेसिडियस टाइप, इस प्रकार के जंगल जो है आपको
फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज, फुटहिल ऑफ द माउंटेन्स पे मिलेंगे। साल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीज ग्रोन इन दिस जोन, एस्पेशली इन द सेंट्रल एंड द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द हिमालयाज। साल के बारे में मैंने आपको बताया था ना कि साल किस प्रकार से वाटर रेसिस्टेंट है, टर्माइट रेसिस्टेंट है, स्ट्रेंथ बेयरिंग है, बहुत ताकतवर है, लोड बेयरिंग है, काफ़ी लोड बेयर कर सकता है। तो ब्रिजेस वगैरह बनाने में, रेलवे कोचेस, रेलवे कैरेजेस बनाने में साल ट्री बहुत काम में आते हैं। तो ये यहाँ पर आपको हिमालयन के फुटहिल्स में मिल जाएंगे। सेंट्रल फुटहिल्स या ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयाज में आपको साल ट्रीज मिलेंगे। अबव द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट इज फाउंड द सब ट्रॉपिकल हिल वेजिटेशन। इन दिस जोन आर फाउंड द फॉरेस्ट ऑफ एवरग्रीन ओक्स। हाँ, ये एवरग्रीन ओक है, इस प्रकार के फॉरेस्ट यहाँ, इस प्रकार के पेड़ यहाँ पर मिलते हैं। हाँ, ये ओक ट्री है और ये चेस्टनट ट्री है। एवरग्रीन ओक्स, चेस्टनट एंड पाइन ट्रीज, these types of trees are found where in the central zone, in the middle zone of the mountains, above the tropical deciduous forest। tropical कुछ हाइट तक का ट्रॉपिकल deciduous forest मिलेगा। फिर हम और ऊंचाई पर जाएंगे तो हमें एवरग्रीन ओक्स मिलेंगे, चेस्टनट्स मिलेंगे, पाइन ट्रीज मिलेंगे, यानी ये सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन है। बिटवीन द एल्टीट्यूड ऑफ 1600 meters and 3300 meters lies the belt of the conifer trees such as the blue pine, silver fir, cedar and deodar। तो जब हम और ऊंचाई पर जाते हैं 1600 मीटर से ऊपर, 1600 से लेकर 3300 मीटर्स के दौरान हमें इस प्रकार के पेड़ मिलते हैं। सिल्वर फर ट्री मिलता है, दियोदार मिलता है, ये बहुत ऊंचे पेड़ होते हैं दियोदार, और सेडार है, सिल्वर फर है, पाइन्स है, ये अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। दिस बेल्ट इज फॉलोड बाय द बेल्ट ऑफ अल्पाइन फ्लोरा at an altitude of more than 3500 meters, where the vegetation consists of shrubs and grass. The upper limit of the alpine vegetation is the permanent slow line above which no plants can grow। तो इसके लेयर में एक और एक लेयर है, यहाँ पर सिर्फ श्रब्स मिलेंगे और ग्रास मिलेंगे, और फिर उसके ऊपर जो है, उसके ऊपर जो हाइट है 3500 की हाइट के ऊपर आपको कोई भी पेड़ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है स्नो में परमानेंटली ढका हुआ रहता है। The upper limit of the alpine vegetation is the permanent slow line above which no plants grow. The wood of oak is hard and tough। ओक वुड तो पूरे वर्ल्ड रिनाउंड है, ओक ट्रीज का जो लकड़ी जो है बहुत हार्ड है। यूज सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन पर्पसेस एंड पिलर्स, टूल्स, वैगन्स, वेसल्स, वाइन casks। It is firewood or in charcoal मैन्युफैक्चरिंग। इट इज़ ऑल्सो यूज इन फायरवुड एंड चारकोल मैन्युफैक्चरिंग। तो इतना सारे यूजेस जो है वो ओक ट्रीज़ के। मैं यूजेस इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम में ट्रीज़ के यूजेस के बारे में भी पूछ सकते हैं। पाइन्स आर अमंग द मोस्ट कमर्शियली इम्पॉर्टेंट ऑफ ट्री स्पीशीज़। पाइन ट्री जो होते हैं वो, पाइन ट्रीज़ का पिक्चर मैंने शायद नहीं डाला है। पाइन ट्रीज़ जो होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ है, बहुत ही कमर्शियली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनका जो टिम्बर है वो बहुत वैल्यूबल है। उसका वुड पल्प है वो भी काम में आता है, पेपर बनाने के लिए, टार बनाने के लिए, टार मतलब डांबर बनाने के लिए, उससे ऑर्नामेंट्स बनते हैं, अलग अलग चीज़ बनते हैं इससे। पाइन्स आर अमंग द मोस्ट कमर्शियली इम्पॉर्टेंट ऑफ ट्री स्पीशीज़, वैलिड फॉर द टिम्बर एंड वुड पल्प। टार एंड फॉर टार्पिन ऑयल, टार्पिन तेल भी इससे बनता है। टार एंड फॉर द यूज़ एज ऑर्नामेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इतने सारे इसके यूजेस आते हैं। द वुड ऑफ सिल्वर फर, सिल्वर फर शायद अपने यहाँ पे देखा है, हाँ सिल्वर फर है। द वुड ऑफ सिल्वर फर इज सॉफ्ट एंड नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। इट इज़ यूज फॉर पेपर मेकिंग, पैकिंग क्रेट्स एंड अदर चीप कंस्ट्रक्शन वर्क। पैकिंग केसेस जो होते हैं ना वो। Deodar is in great demand as building material because of its durability. It is rot resistant, ये सड़ता नहीं है, and fine close grain which is capable of taking high polish. Its historical use to construct religious temples and as landscape around temples
is well recorded in India. In India during the British colonial period, deodar wood was used extensively for construction of barracks, public buildings, bridges, canals and railway cars. तो ये सब इसके uses है deodar tree के. शायद मैंने ऑडियो क्लिप में भी आपको नेचुरल वेजिटेशन का चैप्टर भेजा है. मुझे भी याद आ रहा है कि मैंने ये चैप्टर ऑडियो क्लिप में भी भेजा है, आपको याद होगा. नाउ व्हाई देयर इज़ अ नीड टू कंजर्व द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट को हमने क्यों कंजर्व करना चाहिए, है ना. फॉरेस्ट आर वन ऑफ द मेजर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया. दे प्रोवाइड मैनी प्रोडक्ट्स विच हैव बीन कैटेगराइज्ड एज मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट्स. तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं जिसको हम मेजर और माइनर में डिवाइड भी कर सकते हैं. तो मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स क्या है. मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कंसिस्ट ऑफ टिम्बर, स्मॉल वुड and fuel wood including charcoal. Forests produce about 5,000 species of wood, of which about 450 are commercially valuable. Both hard and softwood are produced by Indian forests. Hardwood includes important species such as teak, mahogany, logwood, ironwood, ebony, sal, kikar, semal, etc. These woods are used for furniture, wagons, tools, etc. Softwood include deodar, poplar, pine fir, cedar, balsams, etc. They are light, strong, quite durable and easy to work, and as such are very useful for constructional timbers. They also provide useful raw materials for making paper and pulp. Paper pulp. Grass used for fodder, thatching and for manufacturing paper. Tans and dyes used by leather industries. Oils used by manufactured soap, cosmetics, etc. Gums and resin is used in textile, cosmetic, medicines, inks, etc. Fibers such as rope making. Leaves have medicinal values. Leaves are used for plates, leaves are used for cups, leaves are used for wrappers. So all these things are come under the forest products, major forest products. Then what are minor forest products? Minor forest products include all products obtainable from the forest other than wood and thus comprise products of vegetable and animal origin. Some of the important forest products of minor nature are described as under: grass, bamboos and canes, tans and dyes, oils, gums, resins, fiber of flosses, leaves, drugs, spices and poisons, edible products, animal products, all these comes under minor forest producers. Now indirect use of forest. Forest may be directly used, forest may also be used in an indirect way. Prevention and control of soil erosion. How the forest prevents the soil erosion, how it controls the soil erosion. These can come as a 3-mark question. Forests play a very significant role in the prevention and control of soil erosion by water and wind. Deforestation leads to increased runoff of rainwater and its diminished seepage and storage in soil. The structure of the soil suffers. The runoff increases and loosens the soil, which is carried away in other regions. So if there is no trees, the water will flow with a greater speed. The water would not be absorbed into the soil. This water will go into the rivers, the streams, and cause floods. Also, it will take away a large portion of the soil, causing great soil erosion. The fertility of the soil is thus lost and it becomes barren and unproductive. The reckless destruction of forest in the Shivalik Hills, Western Ghats, Chota Nagpur Plateau, and in the Deccan Table land has resulted in serious problems of soil erosion. Okay. Flood control. In what way the forest controls the flood? Roots of trees absorb much of the rainwater and use it slowly during the dry season. Trees also regulate flow of water and help in controlling the floods. Okay, so what do the roots do? They will absorb most of the water, rainwater, and prevent the flood. Secondly, they will also control the flood by
regulating the water. The speed of the water is regulated. The speed, the flow of the water is prevented because they are hitting the trees. Even the grass is able to control the floods. Check on spread of deserts. The trees help in preventing the spread of desert. The desert can move further and further because of the breeze. Sand particles are blown away by strong winds in the desert and are carried over long distances, thus resulting in the spread of desert. The roots of trees and plants bind the sand particles and do not permit their easy transportation by wind. The forest also adds humidity to the atmosphere and further helps in checking the spread of desert. So in this way, the roots and the leaves prevent the sand from moving further towards in the direction of the wind. So they prevent the desert from spreading. Increase of soil fertility. The fallen leaves of trees add humus to soil after the decomposition. After they decompose, the leaves become into manure or humus. Thus, forests help in increasing the fertility of the soil. Effects on climate. Forests have a far-reaching effect on climate. They regulate the climate by reducing the heat in summer and cold in winter. They also influence the amount of rainfall by lowering the temperature of moisture-laden winds and increase the relative humidity of the air through the process of transpiration. They reduce the surface velocity of wind and retard the process of evaporation. In this way, they have a great effect on the climate of a particular region. Forests also play a vital role in the country's economy. Forests are major natural resources of economy. Grazing activity in the forests provide occupation to millions of people. Firewood and charcoal is a cheap source of fuel in rural areas. Timber is the major produce and is used for furniture making, doors, windows and even houses. Railways use sleepers for new construction and for maintenance of existing railway lines. Railways use a lot of timber for coaches. Industries use resin, lac, wood pulp for paper making, artificial cloth, matchbox, plywood, etc. The sports goods industry draws its raw material from trees. India's teak is in great demand in European countries due to its timber and furniture making qualities. Rosewood is a heavy wood but is also in demand in Europe because of its close grained texture. We export sandalwood for its fragrance. Teak and rosewood worth about rupees 60 million. So in this way, the trees or the forest are a vital source of foreign exchange, foreign currencies for our country. आई होप आपको समझ में आया कि इसको हिंदी में समझाना पड़ेगा. जो जंगल से जो हमें टिम्बर मिलता है, ना केवल वह काम में आता है, जंगल के जो फॉइलेज है, जो घास है, पत्ते हैं, यहाँ पर जानवर को हम ग्रेजिंग के लिए छोड़ सकते हैं. और यहाँ जंगल के जो लकड़ियाँ जो है वो चारकोल की तरह यूज़ कर सकते हैं, फायरवुड के तरह यूज़ कर सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं. डोज आपको तो पता ही है, इसको ज़्यादा समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है. केवल ये बात है कि रोज़वुड है, जो ये रोज़वुड, एबोनी, महागोनी, टीक और साल, ये बहुत डिमांड में, और इवन सैंडलवुड, ये बहुत डिमांड में है अब्रॉड में. तो इसलिए ये जो है वो इंडिया के इकोनॉमिक वेल्थ कहलाए जाते हैं. वेरियस मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट को बचाने के अलग अलग मेजर्स जो लिए गए हैं, है ना, मेजर्स टेकिंग टू प्रिवेंट फॉरेस्ट. देखो यहाँ पे सेव एनवायरनमेंट टुडे फॉर अ बेटर टुमारो, ग्रीन स्किल इंडिया. ये एक मूवमेंट है, ये गवर्नमेंट का मूवमेंट है जो लोगों को जानकारी देता है कि अगर आप जंगल बचाओगे तो भविष्य आपके अच्छा रहेगा. हाँ, क्या कारण है, वाई शुड दीज स्टेप्स बी टेकन, है ना, व्हाट स्टेप शुड बी टेकन, यानी दीज फॉलोइंग स्टेप शुड बी अंडरटेकन टू कंजर्व द फॉरेस्ट. मैसिव अफॉरेस्टेशन वर्क शुड बी अंडरटेकन टू कवर लार्ज एरियाज ऑफ लैंड विथ यूजफुल प्लांट्स. तो अफॉरेस्टेशन और री अफॉरेस्टेशन में फ़र्क क्या है? अफॉरेस्टेशन मतलब जहाँ पर जंगल नहीं था वहाँ पर जंगल बनाया गया है, पेड़ उगाए गए. और री अफॉरेस्टेशन मतलब
जहाँ पर कभी एक ज़माने में जंगल हुआ करते थे, फिर किसी ने काट दिए, फिर उसके बाद फिर से वहाँ पर जंगल आ गए या उगाए, तो इसे रीअफॉरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है। सो वेरियस मेथड ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन डज नॉट मीन the denial of use but rather the proper use without causing any adverse effect on our economy and environment। हाँ, अभी हम थोड़ी देर पहले क्या बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट किस प्रकार से यूज़फुल है, किस प्रकार से फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है, किस प्रकार से वहाँ से लकड़ियाँ मिलती है वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब हम फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम फॉरेस्ट को बिल्कुल ही एक्सप्लॉइट ना करें, उसको सेंसिबली साइंटिफिकली उसको यूज़ करें और ये देखें कि ना वो एनवायरनमेंट को एडवर्सली इफ़ेक्ट करता है और ना इंडियन इकोनॉमी को एडवर्सली इफ़ेक्ट करता है। तो इस प्रकार से इसको मेजर लेना है कि फॉरेस्ट में से पेड़ काटे भी जाए लेकिन उतने पेड़ उगाए भी जाए, उससे डबल ट्रिपल पेड़ उगाए भी जाए। फॉरेस्ट कंजर्वेशन डज नॉट मीन द डिनायल ऑफ यूज़ बट रादर द प्रॉपर यूज़ विदाउट कॉजिंग एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर इकोनॉमी और ऑन द एनवायरनमेंट। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। The Ministry of Environment and Forest is the nodal agency in the administrative structure of the central government for the planning, promotion, coordination and overseeing the implementation of the environmental and forest programs। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्या देखते हैं किस प्रकार से जंगल को बचाया जा रहा है या उसको रेगुलेट करने का जो तरीका जो होता है ये इनके हाथ में होता है। इनसे परमिशन मांगनी पड़ती है अगर किसी पेड़ काटना है या फॉर एग्ज़ाम्पल जंगल में उस जंगल इलाके में जैसा कुछ जंगल इलाके में क्या होता है गोल्ड माइंस है, सोने का माइंस है और यहाँ इस इलाके में जो है वो टाइगर रिजर्व है, मेन कोर एरिया ऐसा है। मध्य प्रदेश में ऐसी एक जगह है जहाँ पर राह चलते आपको सोने के नगेट्स मिल सकते हैं, पत्थर मिल सकते हैं जिसमें सोना है, यानी इतना रिच एरिया है। लेकिन यहाँ पर शेर रहता है, तो अगर गवर्नमेंट चाहती है तो वो सोना निकालने के लिए यहाँ पे गोल्ड माइंस कर सकते हैं। कई जगह पे कोयले की खान होती है, कोयले की खदान होती है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में वही आ रहा है। हाँ, टाडोबा रिजर्व फॉरेस्ट जो है इसके आसपास का इलाका, यहाँ पर बहुत सारा कोयला है। यहाँ से कोयला निकालने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसको मना करती है क्योंकि ये कोर टाइगर रिजर्व है। तो ये कौन इसे संभालता कौन है? द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, इनके अंडर में आता है ये इलाका। The ministry is also the nodal agency in the country for United Nations Environmental Programme. The principal activity undertaken by the Ministry of Environment and Forest consists of conservation and survey of flora, fauna, forest and wildlife prevention and control of pollution, afforestation and regeneration of degraded areas and protecting the environment in the framework of legislation। ये सब जो है वो इसके काम में आते हैं। ये केवल आपके नॉलेज के लिए दे रहा हूँ, इतना ये सब डिटेल में आपसे नहीं पूछते हैं, केवल आपसे पूछेंगे कि नेम द मिनिस्ट्री इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेस्ट। सो फॉरेस्ट पॉलिसी, इंडिया इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज विच हैज़ अ फॉरेस्ट पॉलिसी सिंस 1894, यानी सिंस द ब्रिटिश ईरा। इट वॉज रिवाइज इन 1952 एंड अगेन इन 1988। मेन प्लैंक ऑफ द फॉरेस्ट पॉलिसी इन 1988 इज प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि अफॉरेस्टेशन एंड सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स, जैसे मैंने बताया था कि अफॉरेस्टेशन क्या होता है कि जंगल बढ़ाना, जंगल नए इलाके में जंगल उगाना, पेड़ उगाना। एक पेड़ उगाए तो एक पेड़ से जंगल बन सकता है। हमने वो पोएम पढ़ा था इंग्लिश में, आपको याद होगा, है ना, व्हाट डज ही प्लान टू प्लांट अ ट्री वाला, है ना, इन द हार्ट ऑफ अ ट्री। तो वैसे ही है कि ये अफॉरेस्टेशन मीन्स टू प्लांट ट्रीज वेयर देयर वर नो ट्रीज। एंड सोशल फॉरेस्ट्री मतलब क्या होता है? सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम का मतलब होता है कि ये जो कोर जंगल है, जो मेन जंगल के इलाका है, उसके आसपास और पेड़ उगाए जाते हैं जो कि रिच इन फायरवुड होते हैं, जो लकड़ी चूल्हे जलाने के लिए लकड़ी देते हैं। तो आसपास के जो गांव वाले हैं वो जंगल को डिस्ट्रॉय ना करते हुए, यहाँ पे जो पेड़ जो है इनके जो लाइफ स्पैन बहुत छोटी होती है, 10 साल, 5 साल, 20 साल की लाइफ स्पैन होती है और ये गिर जाते हैं। तो जो लकड़ी गिरता है वो उनको उठाने का अधिकार मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं।
सोशल फॉरेस्ट्री है, एग्रो फॉरेस्ट्री है। एग्रो फॉरेस्ट्री में एक प्राइवेट इंडिविजुअल अपने इलाके में अपने अपने प्राइवेट लैंड पे वो जंगल उगा सकता है, चाहे तो टीक का जंगल उगा ले, साल का जंगल उगा ले। और ये जो है वो कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट पेड़ है, तो ये काट कर इसे मार्केट में बेच सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एग्रो फॉरेस्ट्री हो गई। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग प्रोग्राम्स जो है गवर्नमेंट निकालते हैं। फिर चिपको मूवमेंट, एक मूवमेंट है चिपको मूवमेंट। ये जो एग्जांपल है, फॉरेस्ट फायर शुड बी प्रिवेंटेड, यानी कई बार जंगल में आग लग जाती है। फॉरेस्ट फायर शुड बी प्रिवेंटेड, ह्यूज फॉरेस्ट एरियाज आर डिस्ट्रॉयड बाय द फायर एवरी ईयर। फायर में कॉज ड्यू टू केयरलेसनेस of the people or by natural methods. People should avoid smoking and cooking in the forest areas. कई बार लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, वहाँ पर ज़रा से भी चिंगारी रहेगी तो पूरे जंगल में आग लग सकती है। चलते चलते बीड़ी फेंक दिए जंगल में, उससे आग लग, खासकर गर्मी के सीज़न में। 2 साल पहले सेमिनरी हिल्स में भी आग लगी थी, आपको याद होगा। हाँ, सेमिनरी हिल्स में भी आग लग गई थी, किसी मुसाफिर ने सिगरेट फेंक दिया और पत्तों में आग लग गई, वो जल गई। तो हमें ये सब देखना कि ये सब ना पहुँचे। Large scale cutting of forest trees should be stopped. If it is essential to cut a few trees, then make sure that you plant more trees in their place. Unauthorized cutting of forest is a punishable crime. तो अगर आप पेड़ काटते, एक पेड़ काटे तो आपको 10 पेड़ उगाना चाहिए। 10 क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपने जो पेड़ उगाए वो सबके सब बच जाएंगे, है ना। तो पेड़ उगाना तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन उसको जिंदा रखना ये कठिन बात होती है। केवल अगर उसको सिर्फ नेचर के हवाले छोड़ दो तो शायद ही कोई पेड़ शहर में बच पाएगा। इसलिए उसका देखभाल करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने पड़ेंगे और साथ में उसका देखभाल भी करना पड़ेगा, है ना। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इनिशिएटिव, यानी इंडियन गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट टाइगर भी लिया था। जंगल में अगर शेर है तो हम जाते नहीं हैं शेर के डर से, है ना। ये देखो बिल्कुल मेरी तरह ही आपको देख रहा है, घूर रहा है शेर। चिपको आंदोलन, ये चिपको आंदोलन क्या है? द चिपको मूवमेंट लिटरली टू स्टिक इन हिंदी वॉज अ वुमेन मूवमेंट इन द उत्तराखंड रीजन हु एक्टेड टू प्रिवेंट द कटिंग ऑफ ट्रीज एंड रिक्लेम द ट्रेडिशनल फॉरेस्ट राइट्स दैट वर थ्रेटन्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम ऑफ द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ये चिपको आंदोलन पहले ये कभी किसी राजा के समय में हुआ था, जब राजा अपने रानी के लिए महल बनाना चाहता था। तो उसी को वापस से यहाँ पर चिपको मूवमेंट उन्होंने फॉलो किया उत्तराखंड में। वन ऑफ द चिपको मोस्ट सेलेंट फीचर वॉज द मास पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल विलेजर्स। एज द बैकबोन ऑफ उत्तराखंड एग्रेरियन इकोनॉमी, women were the most directly affected by environmental degradation and deforestation and thus connected the issue most easily. तो ये चिपको आंदोलन के बारे में है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर ठीक ढंग से समझ में आया होगा। इसमें और भी है जो जैसा अगर हम देखा जाए तो सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में आपको बता दिया। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, इसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो रहता ही रहता है, आसपास के जो गांव वाले जो होते हैं उनको इसमें इन्वॉल्व करते हैं कि वह जाकर जंगल में पेड़ ना काटें। तो वो क्या करते हैं कि ये जंगल के रखवाले बन जाते हैं और इस जंगल में जो इम्पोर्टेंट ट्रीज़ रहते हैं, जब उसको बेचा जाता है, जब सरकार उसको काट कर बेचती है तो इसमें से मुनाफा जो निकलता है वो गांव वालों के साथ में भी बांटते हैं। एट द सेम टाइम गांव वालों को जो लकड़ियां जो गिरती है वो कलेक्ट करने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन सेम टाइम उन्हें पेड़ काटने से मना करते हैं। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। सो आई होप द चैप्टर इज़ क्लियर टू यू एंड आई एम गोइंग टू पुट अप सम क्वेश्चंस. I hope you can answer them easily.